वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम नाइट्रिक एसिड को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे और इसके बाद हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें यानी अरेंजमेंट ऑफ एटम्स की बात करें तो इसमें जैसा कि हम देख रहे हैं 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं और एक नाइट्रोजन का एटम है, एक हाइड्रोजन का एटम है और 2 ऑक्सीजन्स हैं। तो इनकी ज्योमेट्री या सिमेट्री या अरेंजमेंट के मोड्स मोर देन वन हो सकते हैं, लेकिन हम इसको किसी एक तरीके पर भी अगर समझ लें तो हमारे लिए मोर देन इनफ है। इसमें जो हाइड्रोजन है इसको हम एक साइड पे रख सकते हैं। दिस कुड बी वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ अरेंजमेंट। हमने ये देखना है कि हर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होता है या डुप्लेट कंप्लीट होता है या नहीं जब वो इस मॉलिक्यूल में की फॉर्मेशन में चले गए हैं। तो यहाँ अगर इस केस में देखें तो हाइड्रोजन 1s1 है, यानी इसके वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है जो इसने यहाँ पे डोनेट कर दिया, और ये अब इसकी नाइट्रोजन के इस इलेक्ट्रॉन की वजह से इसका 1s1 जो है वो 1s2 में कन्वर्ट हो गया विद 1 मोर इलेक्ट्रॉन। तो इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया। तो इसका केस तो यहाँ पे क्लियर है। अब हम आते हैं नाइट्रोजन की तरफ। ये हाइड्रोजन की बात थी। नाइट्रोजन की बात करें तो इसके 1s में 2 हैं, 2s में 2 हैं और 2pxyz में 1 इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड। दिस इज़ p of x, दिस इज़ p of y एंड दिस इज़ p of z। तो इसका मतलब ये है कि 3 इलेक्ट्रॉन्स ये रेडिली डोनेट करने की सलाहियत रखता है, 3 इलेक्ट्रॉन्स रेडिली एक्सेप्ट करने की सलाहियत भी रखता है, तब इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। अगर एक्सेप्ट कर लेगा तो ऑक्टेट 8 से कंप्लीट होगा, और अगर ये डोनेट कर देगा तो फिर इसका वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे। तो यहाँ इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किया, यहाँ एक बॉन्ड इसने इससे फॉर्म किया, एक बॉन्ड इससे फॉर्म किया, यहाँ ऑक्सीजन है अपना एक इलेक्ट्रॉन, और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड की फॉर्मेशन में यूज़ किया। तो नाइट्रोजन के केस में 2, 2, 4, 5 एंड 6। तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर अगर और हो तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन से इसका ऑक्टेट जो है 8 इलेक्ट्रॉन से इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो सकता है। तो उस पेयर के लिए वी नीड टू हैव 1 मोर बॉन्ड ऑफ नाइट्रोजन विद ऑक्सीजन एटम। हाइड्रोजन से फॉर्म करने की कैपेसिटी नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन के पास और इलेक्ट्रॉन नहीं है डोनेट करने के लिए, सो इट हैज़ टू गो विद दी ऑक्सीजन। यहाँ फिर ये अपना एक और इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट करेगा, यहाँ ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो इस तरह से अगर हम देखें तो इसके 1, 2 एंड 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो नाइट्रोजन का वैलेंस शेल अब 8 इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट है। 2 इलेक्ट्रॉन किसी एक ऑक्सीजन से, सिंगल इलेक्ट्रॉन दूसरी ऑक्सीजन से, और एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया इसने हाइड्रोजन से। अब ऑक्सीजन की तरफ आएँ तो इसके पास 2 एंड 2, 4 है, तो इसके पास 2 लोन इलेक्ट्रॉन पेयर्स बचेंगे इसका ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए। और इस ऑक्सीजन की बात करें तो 2 हैं, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर्स होंगे, लोन इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो ये एक यहाँ ऑक्सीजन भी कंप्लीट है, नाइट्रोजन भी हमने कंप्लीट कर ली, 8 इलेक्ट्रॉन से ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटम्स के पास ये इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएंगे, हैं भी, और इन पे नेगेटिव चार्ज भी आ जाएगा, ख़ास तौर पे इस ऑक्सीजन पे, क्योंकि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर्स, लोन इलेक्ट्रॉन के पेयर्स मौजूद हैं। इसके पास 2 लोन हैं, 2 शेयर्ड हैं। तो ये है एक जनरल सा ओवरव्यू अगर देखा जाए नाइट्रिक एसिड के स्ट्रक्चर का। इसके अलावा इसके स्ट्रक्चर में एक और पॉसिबिलिटी भी है, जस्ट टू ऐड टू योर नॉलेज। हाइड्रोजन जो है वो इस ऑक्सीजन के साथ
और ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ और नाइट्रोजन फिर आगे ऑक्सीजन के साथ डबली बॉन्डेड हो सकता है। यानी इस केस में एक ऑक्सीजन जो है ये सेंट्रल पोजीशन टेक प्लेस करेगा, यहाँ पे नाइट्रोजन ने सेंट्रल प्लेस जो है वो गेन की। अब स्टेबल विद रिस्पेक्ट टू ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, जो मोस्ट स्टेबल ओरिएंटेशन, डेमोग्राफ्स, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, रिपल्जन ऑफ सिमिलर चार्जेस एंड अट्रैक्शन ऑफ अपोजिट चार्ज, इस तरह के जितने भी फिनोमिनम्स हैं, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस वगैरह को कंसीडर करते हुए फिर ये एटॉमिक अरेंजमेंट होगी मैक्सिमम बेस्ट पॉसिबल वे में। वो एटम्स खुद अरेंज करते हैं मॉलिक्यूल में। तो मैंने नाइट्रोजन को सेंट्रल एटम कंसीडर करते हुए ये एज्यूम किया है कि ये एक बैलेंस स्ट्रक्चर है और मोस्ट लाइकली इस तरह से ही अरेंज होगा। बट देयर आर अदर पॉसिबिलिटीज़ जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट पूरी कर सकते हैं, उसी तरह से हर एक का डुप्लेट और ऑक्टेट भी। तो ये भी अगर कहीं पे नज़र आ जाए तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो हमने एक को ज़्यादा डिटेल में देखा, लेकिन इसके अलावा इसकी फ़र्दर पॉसिबिलिटीज़ भी हैं। लेकिन असूल ये है कि पहले ऑक्टेट या डुप्लेट की कंप्लीशन की बात आएगी वैलेंस शेल के हर एटम की, और उसके बाद रिपल्जन ऑफ सिमिलर चार्जेस को ओवरकम करना और सेंट्रल एटम की स्टेबिलिटी और अट्रैक्शन ऑफ अपोजिट चार्जेस, और इसके अलावा भी जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस हैं मुख्तलिफ नौइयत की, जैसे कि लंदन फोर्सेस, डीबाई फोर्सेस वगैरह हैं, आयनिक बॉन्ड्स या आयोनाइजेशन वगैरह। तो ये जितने भी सारी अट्रैक्शन और रिपल्जन्स मिलती हैं, इन सब को कंपनसेट करता है मॉलिक्यूल, एटम्स विद इन मॉलिक्यूल्स। तो तब जाके एक ओरिएंटेशन में अरेंज होते हैं। दिस इज़ वन ऑफ ओरिएंटेशंस, पॉसिबल ओरिएंटेशन या अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रस एसिड। अब हम इनके मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन की बात करेंगे। सबसे पहला मेथड ऑफ प्रेपरेशन जो है उसमें NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इन्वॉल्व है। और अगर इसको आप प्रोटोनेट या हाइड्रोजनेट कर दें, प्रोटोनेट या हाइड्रोजनेट, तो फिर यहाँ पे आपको HNO2 यानी नाइट्रस एसिड मिल सकता है। दिस इज़ ओवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस फिनोमिनम। डेफिनेटली दिस प्रोटॉन हैज़ टू कम फ्रॉम सम ऑफ द एसिड, could be hydrochloric acid, could be any other acid. So the point is that this is one of the possibilities of addition of nascent hydrogen or addition of a proton in the molecule of nitrogen dioxide to form nitrous acid. इसी तरह से एक और ऑक्साइड नाइट्रोजन का भी इन्वॉल्व है इसमें की फॉर्मेशन में। यहाँ पे इसको आप पानी में डिज़ोल्व करवाएंगे, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड को। पानी में सॉल्युबल हैं ऑक्साइड्स नाइट्रोजन के, और ये रेडिली सॉल्युबल है। तो पानी में डिज़ोल्व करवाने के नतीजे में आपको नाइट्रस एसिड मिल जाता है। सो अगेन वन ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इज़ इन्वॉल्व। ये वाला जो ऑक्साइड है इसकी फॉर्मेशन में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी इन्वॉल्व है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी इन्वॉल्व है। तो ये दोनों को मिलाकर ये बनता है। तो बेसिकली ये सारे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन का खेल है, जिनको आप किसी न किसी तरीक़े पर जो है वो रिएक्ट करवा कर, प्रोटोनेट करवा कर, वाटर से रिएक्ट करवा कर, किसी फिनोमिनम से गुजार कर उस नाइट्रस एसिड हासिल कर सकते हैं। इसके बाद जो थर्ड मेथड ऑफ प्रेपरेशन है वो नाइट्राइट सॉल्ट की इन्वॉल्वमेंट है, नाइट्राइट आयन की इन्वॉल्वमेंट है। नाइट्राइट आयन या नाइट्राइट सॉल्ट की, सॉल्ट कंटेनिंग नेगेटिव आयन नाइट्राइट विच इज़ NO2 माइनस। यूजुअली वी डील विद नाइट्रेट आयन विच इज़ NO3 माइनस। एक ऑक्सीजन की वैलेंसी कम है, इसमें NO2 है, डिस्प्लेस्ड है एक ऑक्सीजन एटम। तो ये वाली सॉल्ट आपको हासिल करने के लिए डाइसोसिएट करवाना पड़ेगा किसी नॉर्मल सॉल्ट को, जैसे सोडियम नाइट्रेट है। तो डीकम्पोजिशन के नतीजे में सोडियम नाइट्राइट आपको मिलेगा, साथ ऑक्सीजन रिलीज़ होगी। तो ये सोडियम नाइट्राइट को अब आप यहाँ रिएक्शन लिख लेते हैं।
NaNO2 को आपने किसी एसिडिफाई करना है बेसिकली. सो दिस इज़ एसिडिफिकेशन ऑफ अ नाइट्राइट सॉल्ट टू गेट नाइट्रस एसिड. सो यहाँ पर ये इन दो का रिएक्शन है. एरो बेसिकली हमें यहाँ पे लगाना है ऐसे करके. सो दिस इज़ नाइट्रस एसिड फॉर्मेशन का एक तरीका. और इसके साथ आपको मिलेगा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट एज अ बाई प्रोडक्ट. तो हम कोई सा भी नाइट्राइट यूज़ कर सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि सोडियम का ही हो. कोई भी आप मेटल और उसके आगे नाइट्राइट, जैसे कि बेरियम है, जैसे कि पोटाशियम है, जैसे कि रुबिडियम है, जैसे कि कैल्शियम है, तो ये कॉपर है. अगर ये नाइट्राइट्स में आप इनके नाइट्रेट्स को नाइट्राइट्स में डाइसोशिएट करवा पाएँ इजीली, तो फिर आप यहाँ पे ये काम करवा सकते हैं कि आप इससे नाइट्रस एसिड हासिल कर सकते हैं. तो बेरियम का भी हो सकता है, पोटाशियम का भी. बेरियम नाइट्राइट इज़ गोइंग टू बी BaNO2 ट्वाइस. तो पोटाशियम का नाइट्राइट होगा KNO2. इसी तरह से रुबिडियम जो है ये भी ग्रुप 1 की मेंबर है, RbNO2. कैल्शियम जो है इसका NCaNO2 ट्वाइस. कॉपर का भी CuNO2 ट्वाइस. तो इस तरह से हम किसी भी सॉल्ट का नाइट्राइट अगर हासिल कर सकें डिकम्पोजिशन के नतीजे में उसके नाइट्राइट में एग्जिस्टेंस जो है ये नेचुरली नहीं है इतनी. नाइट्राइट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम नाइट्रेट प्राइमरीली. द मोर नेचुरल एग्जिस्टेंस इज़ ऑफ नाइट्रेट आइन, ना कि नाइट्राइट आइन. तो फिर नाइट्रेट से हम नाइट्राइट को अगर अखज़ करा सकें, डिकम्पोज करवा के हासिल कर सकें, तो फिर आप उसको एसिडिफाई करके किसी स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में तो नाइट्रस एसिड हासिल कर सकते हैं. 3 तरीके हैं. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को प्रोटोनेट करवाकर, डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड को वाटर में सॉल्युबल करवाकर या इंटरेक्ट करवाकर, और इसके बाद नाइट्रेट सॉल्ट को नाइट्राइट में डिकम्पोज करा के एसिडिफाई करवाकर आप नाइट्रस एसिड हासिल कर सकते हैं. अब हम इसके रिएक्शंस की बात करेंगे. तो सबसे पहला रिएक्शन है नाइट्रस ऑक्साइड की डिकम्पोजिशन. उसकी वजह यह है कि एक अनस्टेबल फॉर्म है और इसकी ज़्यादा देर तक एग्जिस्टेंस नहीं है अनलेस एंड अनटिल आप इसको सॉल्यूशन में यूज़ करें किसी के साथ मिलाकर. तो वरना ये आपको नाइट्रिक एसिड में ये कन्वर्ट होता रहेगा. नाइट्रिक एसिड इज़ मोर स्टेबल फॉर्म. तो इसकी कन्वर्जन जो है याद रखिएगा कि नाइट्रिक एसिड में डिकम्पोजिशन एक नेचुरल फिनोमिनम है और इसके साथ नाइट्रोजन का ऑक्साइड और वाटर भी आपको मिलेंगे. तो प्राइमरीली ये ऑक्सीडाइज होता रहेगा नेचुरल एनवायरनमेंट में. अगर इसको फ्री रखा जाए विदाउट बीइंग इंटरेक्टेड विद एनी सॉल्यूशन की फॉर्म में ना रखा जाए, ये फ्रीली अवेलेबल हो, तो फिर ये ऑक्सीडाइज होकर हमें नाइट्रिक एसिड में ये कन्वर्ट होता चला जाएगा. यानी अपने किसी न किसी ऑक्साइड में कन्वर्ट होता चला जाएगा और इवेंचुअली नाइट्रिक एसिड में जाएगा. तो बात यह है कि ये डिकम्पोज होगा. कभी भी आपको ये नेचुरली आप इसको फ्री स्टेट में ज़्यादा देर तक इसकी ओरिजिनल फॉर्म में बगैर डिकम्पोज हुए इसको नहीं रख सकते. सेकंड मोड ऑफ रिएक्शन इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर है. और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट होता है जो किसी स्पीशीज़ से इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत रखता है, यानी कि उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो प्लस में बढ़ाने की सलाहियत रखता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट करने की सलाहियत रखता है अगली स्पीशी को. तो ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम, अगली स्पीशी से इलेक्ट्रॉन नंबर कम करना. अब यहाँ पे अगर आयोडीन की बात करें हाइड्रोजन आयोडाइड में,
तो ये नाइट्रस एसिड जो है ये यहाँ पे इसको मॉलिक्यूलर आयोडीन में कन्वर्ट कर देगा, और इसके साथ जो आपको बाई प्रोडक्ट्स मिलेंगी वो हैं वाटर, और खुद ये कन्वर्ट हो जाएगा किसी और ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन में, जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड है। तो यहाँ अगर हम देखें नाइट्रोजन के कॉन्टेक्स्ट में, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 है हाइड्रोजन आयोडाइड में, मॉलिक्यूलर आयोडीन में 0 हो गया। तो इस तरह से -1 से 0 में जाने का मतलब ये है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है ये इसका कम हो गया है आयोडीन का। So now from -1 to 0, -1 to 0 means it has been oxidized। तो ऑक्सीडाइज करने की कैपेसिटी है नाइट्रस एसिड में। इसी तरह सल्फ़र के ऑक्साइड को ये वाटर की प्रेजेंस में और ऑक्सीजन जो कहाँ से आई, नाइट्रस एसिड से, नेसेंट ऑक्सीजन इसको कहते हैं, एलिमेंटल ऑक्सीजन। तो ये सल्फ़र डाइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट करने की सलाहियत रखता है, ऑक्सीडाइज करने की। तो सल्फ़र डाइऑक्साइड इज़ ऑक्सीडाइज टू सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप देखें सल्फ़र के हर एटम का, तो वो +4 है, ऑक्सीजन का -2 है। और यहाँ इस केस में अगर देखें तो 4 × 2 यहाँ निकाल लेते हैं H2SO4 को। पहले इक्वेट करें 0 से, ऑक्सीजन का 1 और 2 एटम्स, सल्फ़र का निकालना है, ऑक्सीजन का -2 × 4 = 0, 2 + -8 = 0, 2 - 8 is -6 plus S is equal to 0 and S is going to be +6। तो यहाँ इसका +6 है, यहाँ इसका +4 था, तो ये इलेक्ट्रॉन नंबर में कम हुआ और पॉजिटिव चार्ज में बढ़ गया और 2 दर्जे बढ़ा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंट हो गया। तो यहाँ पे ये काम किया इस ऑक्सीजन ने जो आई नाइट्रिक एसिड से, तो ये इसकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कैपेसिटी है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट मोड ऑफ रिएक्शन है इसका बतौर रिड्यूसिंग एजेंट है। पोटाशियम परमैंगनेट एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में नाइट्रस एसिड इसको रिड्यूस करेगा, किस में, मैंगनीज सल्फेट में, और ख़ुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा नाइट्रिक एसिड में। तो यहाँ इस केस में ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर है, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की सलाहियत भी रखता है, क्योंकि नाइट्रोजन एक ऐसी स्पीशी है, एक मेटलॉइड है, वैलेंस शेल में इसके 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 5 × 3 भी कर सकता है 8 के लिए, और -3 भी कर सकता है, ताकि फिर इसका सिर्फ 2s रह जाए, 2s2, और p ऑर्बिटल ख़त्म हो जाए विद डोनेशन ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स, इस तरह से। तो 5 + 3 और +3 और -3, 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स पॉसिबल हैं, यानी नाइट्रोजन कैन एक्ट एज अ लिवाइस एसिड, नाइट्रोजन कैन एक्ट एज एन लिवाइस बेस। पोटाशियम परमैंगनेट इज़ बीइंग रिड्यूस्ड, इलेक्ट्रॉन गेन करवाए गए हैं मैंगनीज़ में, और यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, और मैंगनीज सल्फेट में इसका ऑक्सीडेशन नंबर जब हम चेक करेंगे तो +2 होगा। तो पॉइंट ये है कि 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए, 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन करवाए किसने, नाइट्रस एसिड ने। डेफिनेटली इसके मोर देन 1 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होगा, तभी ये हुआ फिनोमिनन कंप्लीट। तो पॉइंट ये है कि पोटाशियम परमैंगनेट रिएक्टिंग विद सल्फ्यूरिक एसिड, reacting with nitrous acid in the presence of sulfuric acid is being reduced and nitrous acid is being oxidized। उसके बाद ये वीक एसिड है, गो के मोमेंटरीली एग्जिस्ट करता है, लेकिन एसिड है तो बेस से रिएक्शन कर सकता है। तो आप HNO2 को मिला सकते हैं, रिएक्ट करवा सकते हैं किसी भी बेस से, तो आपके पास एक सॉल्ट बनेगी, Na सोडियम नाइट्राइट इन दिस केस along with water। so acid base reactions are possible। इसके बाद फिर इसके अमीन्स के साथ रिएक्शन है। अमीन्स एक ऐसी क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है
जिसमें NH2 ग्रुप इन्वॉल्व होता है और पीछे कोई अल्काइल या एराइल ग्रुप होता है। तो जब ये अमीन्स के साथ रिएक्शन शो करती हैं नाइट्रस एसिड, प्राइमरी अमीन्स, सेकेंडरी अमीन्स, टर्शरी अमीन्स सबके साथ रिएक्शन शो करने की सलाहियत रखती हैं। और जब ये रिएक्शन शो करेंगी तो हमें जो प्रोडक्ट मिलती है उनको डाई एजोनियम सॉल्ट्स कहते हैं, डाई एजो सॉल्ट्स। डाई एजो आइंस, केटाइंस या डाई एजो सॉल्ट्स हमें मिलते हैं। बेसिकली केटाइंस हैं, एक तरफ अल्काइल ग्रुप और उसके साथ आपको डबली 2 नाइट्रोजन्स मिलेंगे। और हम जानते हैं कि नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के साथ कौन सा बॉन्ड फॉर्म करता है, ट्रिपल बॉन्ड। और यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन है ये इस पे चार्ज कौन सा होता है, प्लस, दिस इज़ प्रोटोनेटेड। तो ये वाले आयन को जो है वो हम कहते हैं डाईएजोनियम आयन, डाईएजोनियम आयन या डाईएजोनियम केटाइन या डाईएजोनियम सॉल्ट्स। जो नेक्स्ट मोड ऑफ रिएक्शन है वो अमीन्स के साथ है। अमीन्स एक ऐसी क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जिसमें एक तरफ कार्बन और एमाइनो फंक्शनल ग्रुप है। अमीन से डिराइव्ड फंक्शनल ग्रुप इज़ कॉल्ड एमाइनो फंक्शनल ग्रुप। और एमाइनो फंक्शनल ग्रुप अगर किसी भी अल्काइल ग्रुप के साथ या एराइल ग्रुप के साथ यानी किसी रिंग्ड कंपाउंड के साथ, ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ, जैसे ये बेंजीन के साथ है और यहाँ पे CH3NH2 और ये R फॉर अल्काइल है। तो अल्काइल ग्रुप के साथ या एराइल ग्रुप के साथ, अल्काइल या एराइल के साथ अमाइनो ग्रुप हो तो ऐसी क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम अमीन्स कहते हैं। और अमीन्स प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीनों हैं और तीनों के साथ ये रिएक्शन शो करता है। नाइट्रस एसिड और डाईएजोनियम कंपाउंड्स फॉर्म करने की सलाहियत रखता है। इसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं और पीछे अल्काइल ग्रुप डिपेंडिंग ऑन द चेन ऑफ द कार्बन एटम। मिसाल के तौर पर CH3NH2 यानी मिथाइल अमीन को लें तो नाइट्रस एसिड के साथ हमें ये बना देगा CH3 और इसके साथ नाइट्रोजन के 2 एटम्स आपस में ट्रिपली बॉन्डेड सॉरी। और ये याद रखिएगा कि ये डाईएजोनियम कंपाउंड के लिए ये ग्रुप होना ज़रूरी है, 2 नाइट्रोजन्स। और डेफिनेटली नाइट्रोजन्स अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करेंगी। तो इस तरह से ये मोस्ट स्टेबल इसका स्ट्रक्चर होगा। लेकिन ये प्रोटोनेटेड है, प्रोटोनेटेड की वजह यहाँ पे याद रखिएगा कि नाइट्रोजन NO का आयन है जो यहाँ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से रिलीज़ होता है और वो फिर यहाँ पे प्रोटोनेट कर देता है इस स्पीशी को और इस तरह से हमें एक डाईएजोनियम कंपाउंड फॉर्म होता है। ये इंडस्ट्रियली इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है क्योंकि इन कंपाउंड से फिर हमें काफ़ी सारी डाइज़ या पिगमेंट्स फॉर्म करने की मौका मिलता है जिनके बहुत सारे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं। तो ये पॉइंट यहाँ पे याद रखने वाला वो यही है कि अमीन्स का रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ और यहाँ से जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है ये एक्टिव इंग्रेडिएंट है जो नाइट्रोजन को प्रोटोनेट कर देता है यानी पॉजिटिव कर देता है। और ये वो एक ऐसी पंच लाइन है जिसकी वजह से यहाँ पे हम कोई भी इसके साथ नेगेटिव ग्रुप यानी X लगा सकते हैं, which could be a halogen, which could be a hydrogen sulfate ion or anything. So then we can form multiple compounds, multiple sort of compounds which can act differently industrially. तो ये याद रखिएगा कि नाइट्रस एसिड सॉरी इज़ अ वीक एसिड, अनस्टेबल है और बहुत ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग कैपेबिलिटीज़ रखता है।
और डाईएज़ो सॉल्ट्स फॉर्म करने की सलाहियत रखता है। डाईएज़ो सॉल्ट्स या डाईएज़ो कैटाइंस या डाईएज़ो कंपाउंड्स। तो सॉल्ट लाइक नेचर तो आ जाएगी जब यहाँ पे पॉजिटिव कैटाइन और एनाइन की इन्वॉल्वमेंट होगी। तो ये इसके काफ़ी 3-4 ऐसी पॉइंट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए।